नमस्कार साथियों, वेलकम टू क्रेडिबल आई स्पीसीज फैमिली। आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की हम चर्चा करेंगे, फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी की जितनी भी कमिटीज़ बनी हैं, चाहे स्वर्ण सिंह कमेटी हो, चाहे जस्टिस जे एस वर्मा कमेटी हो, उनके रिकमेंडेशंस को देखेंगे और जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उनके क्लॉसेस को और डिटेल में उन 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को देखेंगे हम, और एट लास्ट हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ का इम्पोर्टेंस क्या है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं कि थोड़ा हम बैकग्राउंड देख लेते हैं फंडामेंटल ड्यूटी का। फंडामेंटल ड्यूटी ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कस नहीं है, फंडामेंटल राइट्स की ही चर्चा हुई थी। 1976 में उस समय की कांग्रेस गवर्नमेंट ने एक कमेटी अपॉइंट की थी जिसका नाम था स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी स्वर्ण सिंह कमेटी ने अपने रिकमेंडेशंस में शुरुआत में 8 तरह की फंडामेंटल ड्यूटी बताई थी, 8 फंडामेंटल ड्यूटी बताई थी। और फिर इसके बाद हम 42nd अमेंडमेंट एक्ट आता है 1976 में। तो इसमें ध्यान रखना, इसके प्रोविजंस यहाँ से सवाल पूछता है। 1976 में जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ तो उसका आउटकम क्या था, उसमें क्या क्या चीज़ें एड ऑन हुई थी। तो इसमें सबसे पहले पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एड ऑन हुआ और एक आर्टिकल ऐड हुआ था, वन आर्टिकल, दैट इज 51A। दीज आर ऑल टॉकिंग अबाउट फंडामेंटल ड्यूटी। और इस समय 1976 में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी। फाइनली हम 2002 में एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड ऑन करते हैं। 2002 में एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड ऑन करते हैं बाय 86 अमेंडमेंट एक्ट। और इस एक्ट में कहा जाता है कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं, उनके जो गार्जियन हैं, उनके जो पिता हैं या उनकी जो माता है, वो अपने बच्चों को एक तरह से स्वस्थ वातावरण दे सके ताकि वो बच्चे स्कूल जा सके। मतलब एक तरह का उनका फंडामेंटल ड्यूटी है कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें जिनकी उम्र 6 से 14 साल है। ये तो रहा एक ब्रीफ में फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में। अब हम फंडामेंटल ड्यूटी को डिटेल में देखते हैं 51A से लेकर के टू 51K तक। 51K तक। अब जो इसमें हमारा स्टाइल रहेगा, आपको एक कीवर्ड पकड़ना होगा और उन कीवर्ड्स के साथ कभी कभी मैच द फॉलोइंग वगैरह में क्वेश्चन पूछता है, तो आप हमेशा फंडामेंटल ड्यूटी जो 11 है उसको लाइन बाय लाइन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप कीवर्ड पे ध्यान रखिए। तो 51A किसकी बात करता है? 51A टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, या जो भारत का संविधान है, उसका नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, उनका रिस्पेक्ट करना, ये इसका कीवर्ड है, नेशनल फ्लैग या नेशनल एंथम। 51B किसकी बात करता है? 51B टू चेरिश नोबल आइडियल्स, टू चेरिश नोबल आइडियल्स। आज़ादी के दौरान जो आदर्श थे हमारे फ्रीडम फाइटर्स के, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे भगत सिंह हो, सबके अपने वैल्यू सिस्टम थे। चाहे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हो, चाहे मॉडरेट ग्रुप हो, सबका ऑब्जेक्टिव एक था, देश को आज़ाद कराना। तो उनकी जो वैल्यू सिस्टम है उनको हम चेरिश करें। जैसे गांधी जयंती होती है तो हम गांधी जी के आइडियल्स को बच्चों को बताते हैं। तो एज ए सिटीजन सभी लोगों का कर्तव्य है कि अपने यंगर जनरेशन को या ऐसी जनरेशन को, ऐसे लोगों को जो अनअवेयर हैं, उनको फंडामेंटल ड्यूटी, अपने फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में अच्छे से बताएं ताकि वो भी अपने देश को आगे ले जा सके, अपने देश के इतिहास और रिच हेरिटेज को जान सके। तो ये आर्टिकल 51B की बात है, चेरिश नोबल आइडियल्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। बस इसका इतना ही आपको ध्यान रखना है, फ्रीडम स्ट्रगल। इसके बाद 51C किसकी बात करता है? 51C की टू अपहोल्ड द यूनिटी, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। मतलब भारत की एकता,
अखंडता और संप्रभुता को प्रोटेक्ट करना। सॉवरेनिटी, तो इसमें आपको ये कीवर्ड्स याद रखना है, सॉवरेनिटी, यूनिटी, अखंडता और एकता की बात करता है। आपका एक फंडामेंटल ड्यूटी है कि अगर देश में किसी तरह की एंटी नेशनल एक्टिविटी हो रही है तो आप रिस्पेक्टिव एजेंसीज को उसके बारे में बताएं। फिर हम देखते हैं आर्टिकल 51 क्लॉज डी की बात करते हैं। डी में क्या है? टू डिफेंड द कंट्री, और एक नेशनल सर्विस की बात करता है। मतलब टू डिफेंड द कंट्री, भाई नेचुरल डिजास्टर हो जाए, वार हो जाए, ऐसे सिचुएशन में अगर देश की आपकी ज़रूरत होगी तो आपको जरूर जाना चाहिए, ताकि देश सबसे पहले, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा है कि सरकारें आती हैं जाती हैं लेकिन देश सर्वप्रथम रहना चाहिए। सो ऐसी सिचुएशन अगर आ जाए, टू रेंडर सोशल सर्विस नेशन के लिए, और ये सिचुएशन कब डेवलप हो सकता है? चाहे डिजास्टर हो जाए, वॉर हो जाए, ऐसी सिचुएशन जहाँ पे देश को आपकी ज़रूरत है, तो 51D इसका सब्सटेंस है। इसके बाद हम 51E की बात करते हैं। 51E, टू प्रमोट सोशल हार्मनी। अब प्रमोट सोशल हार्मनी, इसमें आपको ये देखना है कि रिस्पेक्टिव ऑफ आपका कौन सा धर्म है, मुस्लिम धर्म है, हिंदू से हैं, जैन है, कुछ भी है, सिख धर्म से हैं, आपका कोई भी धर्म हो, लेकिन आप सोशल हार्मनी सोसाइटी में क्रिएट करें। ऐसा कोई भी वक्तव्य ना दें जिससे भारत की जो सामाजिक एकता है या विविधता है उस पर खतरा हो। तो एज ए सिटीजन सभी लोगों का ये नैतिक दायित्व है कि सभी लोगों को के अंदर सभी रिलीजन, चाहे कोई रीजन से आए, चाहे कोई नॉर्थ ईस्ट से आए, चाहे कोई बिहार से आए, चाहे उत्तर प्रदेश से आए, तो हम रीजन के नाम पे, रिलीजन के नाम पे भेदभाव ना करें, डिस्क्रिमिनेट ना करें। और इसी आर्टिकल में एक और बात है, टू रिनाउंस द प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी, ये आपको याद रखना है, रिनाउंस द प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी, मतलब ऐसे प्रैक्टिसेस जो महिलाओं की गरिमा के खिलाफ है, ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ है, ऐसी कोई चीज़ें आप प्रमोट नहीं करेंगे जो ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन को प्रमोट करे, या महिला के खिलाफ ऐसे कोई रिमार्क्स। बहुत सारे कानून बने हैं, बट हमें अपने एटीट्यूड को चेंज करने की ज़रूरत है, सो दैट कि डिग्निटी ऑफ वुमेन इज अपहेल्ड। इसके बाद हम देखते हैं 51F की बात करते हैं। 51F किसकी बात करता है? प्रोटेक्ट रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया। रिच हेरिटेज, जो हमारी 5000 साल पुरानी विरासत है, इसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी सिर्फ स्टेट की नहीं है, सभी लोगों का 140-45 करोड़ जनसंख्या का दायित्व है। हम बड़े हैं, पढ़े हैं, लिखे हुए हैं, तो हमारा ये दायित्व है कि हम अपनी यंगर जनरेशन को, या ऐसे लोग जो अनअवेयर है, उनको अपनी जो सांस्कृतिक विविधता है या 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन के बारे में बताएं। तो आर्टिकल 51F रिच हेरिटेज की प्रोटेक्शन की बात करता है, इसके प्रोटेक्शन की बात करता है ये, और ये सबका दायित्व है, ऐसे सिटीजन सबका दायित्व है कि हम अपनी रिच धरोहर को प्रोटेक्ट करें, उसके बारे में लोगों को बताएं। इसके बाद हम जी की बात करते हैं, 51G। 51G किसकी बात करता है? टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल इन्वायरमेंट। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन की बात करता है, नेचुरल इन्वायरमेंट। अब नेचुरल इन्वायरमेंट में आपके जितने भी रिसोर्सेस आए, आपने देखा होगा हाल फिलहाल में अरावली को लेकर के बहुत चर्चाएं हुई हैं, बिना कोई साइंटिफिक स्टडी के डिसीजन दे गया अरावली का दोहन किया जाए। तो ऐसा एज ए नागरिक हमारा भी दायित्व है कि एक तरह का प्रेशर ग्रुप मेंटेन होके हम जो अपने नेचुरल रिसोर्सेस उसके खिलाफ सरकार पे दबाव बनाएं, और जितनी भी वाइल्ड लाइफ है उनकी प्रोटेक्शन
उनके लिए एक तरह से आपके अंदर करुणा भाव हो। वाइल्ड लाइफ, अरावली को लेकर के जो मूवमेंट चला, या बहुत सारे ऐसे मूवमेंट, चिपको मूवमेंट, ऑल इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स, उसमें बहुत सारा लॉन्ग डिबेट होता है, विकास बनाम विनाश। तो ऐसा डेवलपमेंट किस काम का जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन हो रहा, विनाश ज़्यादा। बहुत सारी नेचुरल कैलामिटी हम उत्तराखंड में देखते हैं, सरकारें डेवलपमेंट के नाम पे क्या क्या चीज़ें करती हैं। तो एज ए सिटीजन हमारा एक मोरल ड्यूटी ये भी है कि हम सरकारों में एक्ट करें ऐसे प्रेशर ग्रुप, so that these type of unscientific decisions are not made. चलिए हम नेक्स्ट आर्टिकल को देखते हैं। आर्टिकल 51H, 51H की बात करते हैं। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर। भाई अंधविश्वास आपने देखा होगा, बहुत लोग अंधविश्वास के नाम पे बच्चों को मार देना, या बहुत तरह की एक्टिविटी होती, किसी की जान चली जाती है। तो हम अपने वैल्यू सिस्टम के साथ एक साइंटिफिक टेम्परामेंट भी रखें कि चीज़ों को रैशनल तरीके से ऑब्जर्व करें, यूं ही नहीं अंधविश्वास के चक्कर में पड़े रहें। तो ये हमारा कर्तव्य है कि ये 51H की बात कर रहे हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने की बात। साइंटिफिक टेम्परामेंट, ये 51H। इसके बाद हम देखते हैं 51I क्या कहता है। आपने देखा होगा 51I, धरना प्रदर्शन हो रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, वैसे सिचुएशंस में लोग पब्लिक प्रॉपर्टी, अपनी ही देश की प्रॉपर्टी, जो आपकी प्रॉपर्टी, हमारे आपके टैक्स के पैसे की प्रॉपर्टी क्रिएट हुई देश में, उसको आप लोग आग लगा देते हैं, ट्रेनों को बर्न कर देते हैं। ये नहीं होना चाहिए। अपनी बात कहने का कॉन्स्टिट्यूशन के पेरिफेरी में रह के करना चाहिए। तो इसका मतलब है टू अवॉइड वायलेंस, और दूसरी बात है, दूसरा इसका सब्सटेंस है, पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म नहीं करना है। पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म नहीं करना है। आप देखते होंगे स्वच्छ भारत अभियान चला था, उससे पहले क्या होता था, नेशनल डिसऑनर एशेम का विषय था, लोग कहीं भी सैनिटेशन करते थे अपना। तो इस तरह का एक तरह से हमारा ड्यूटी है कि पब्लिक प्रॉपर्टी और वायलेंस को हम अपने मांगों को मंगवाने के लिए पब्लिक प्रॉपर्टी और वायलेंस का सहारा नहीं लें, क्योंकि ये हमारी ही प्रॉपर्टी है, देश की प्रॉपर्टी है, और इसमें सभी लोग का मोरल सोशल ड्यूटी है कि इस अपने देश को, अपने देश के जो एसेट्स हैं, जो उसकी नेशनल आइडेंटिटी है, उसको हम प्रोटेक्ट करें। इसके बाद हम देखते हैं दो और बचे हैं, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। 51J, 51J की बात क्या कहता है कि एक्सेलेंस, इंडिविजुअल हर चीज में इतना प्रयास करे अपनी कलेक्टिव एक्टिविटी से, इंडिविजुअल एक्टिविटी से, ताकि देश तरक्की करता चले। तो कैसे होगा? जब सभी लोग खुश रहेंगे, सभी लोग एक दूसरे का साथ देंगे, तभी इस तरह की एक्टिविटी। तो ये हमारी ड्यूटी है कि इंडिविजुअली और कलेक्टिवली, इंडिविजुअली और कलेक्टिव एक्टिविटी द्वारा कलेक्टिव एक्टिविटी द्वारा देश को हम आगे ले जाएं, इन ऑल स्पीयर, सभी स्पीयर्स पे। तो अगर हम सभी लोगों का साथ देंगे, सभी लोगों के बारे में जानकारी रखेंगे कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, या मतलब मदद करते हैं व्हेन पर्सन इज इन नीड, तो वी शुड हैव दिस टेम्परामेंट। तभी सामूहिक कलेक्टिव अप्रोच से देश आगे बढ़ता है, इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच से नहीं। ये 51J का सब्सटेंस है, इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, ताकि देश के जीडीपी के ग्रोथ के साथ साथ आदमी का क्वालिटेटिव डेवलपमेंट भी हो सकेगा। इसके बाद हम देखते हैं लास्ट आर्टिकल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 51K की बात करते हैं। 51K, इसकी चर्चा मैंने कर ली थी। 2002 में एक ड्यूटी लगाई गई पेरेंट्स पर, गार्जियंस पे, कि जो अपने बच्चों को, जिनकी उम्र 6 से लेकर के 14 साल तक है, वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें।
और एक तरह का उनका मूल कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें। ये तो रही सारी फंडामेंटल आपकी ड्यूटीज़। शॉर्ट में अभी हम एक कमेटी की चर्चा करते हैं जिसका नाम है जस्टिस जे.एस. वर्मा। जस्टिस जे.एस. वर्मा। कभी कभी ये MCQ बेस्ड क्वेश्चंस यूपी PCS या SSC या UPSC में पूछा जा सकता है। ये कमेटी बनी थी 1998 में और इस कमेटी को अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट ने बनाई थी। इस कमेटी ने फंडामेंटल ड्यूटी को लेकर के कि हर आयु वर्ग का बच्चा हो, हर आयु का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे अडल्ट हो, चाहे यंग हो, सभी लोगों को फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में जानना आवश्यक है। एक फ्रेमवर्क दिया सबसे पहली बार, और ये भी मतलब ऑल एज ग्रुप को पहली बार इन्होंने कहा कि फंडामेंटल ड्यूटी को कैंपेन के माध्यम से या सोशल अवेयरनेस के माध्यम से या जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उनका ये दायित्व है कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज सभी यंग ओल्ड सभी को बताएं। दूसरी बात, इन्होंने कुछ थोड़ा इन्फोर्समेंट की भी बात की थी, बट इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन सम केसेस, बट इट वाज नॉट एक्सेप्टेड इन सम केसेस। तो ये जस्टिस जे.एस. वर्मा कमेटी को आप याद रखिए 1988 में। अब एक कंफ्यूजन ये मत रखिएगा, एक निर्भया केस को लेकर भी कमेटी बनी थी जस्टिस वर्मा, ये 2013 में बनी थी और विमेन के प्रोटेक्शन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस वगैरह को लेकर के गाइडलाइंस थी जस्टिस जे.एस. वर्मा की। तो बहुत सारे योगदान है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी। इसका फंडामेंटल ड्यूटी का इंपॉर्टेंस क्या है, इसको स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकता है और यहाँ से मेंस में भी आप लिख सकते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज एक तरह से आपको रिमाइंड करता है कि भाई राइट के साथ साथ आप इतने कॉन्शियस अपने राइट्स के बारे, राइट के साथ साथ आपको ड्यूटी भी होनी चाहिए और ड्यूटी को भी फॉलो करना चाहिए। कि आप पब्लिक प्रॉपर्टी को आग लगाएं या बस को आग लगाएं या रेलवेज या इंस्टीट्यूशंस, तो इस तरह की जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ होती हैं, जो डिस्ट्रॉइंग पब्लिक प्रॉपर्टी, तो इस तरह की चीज़ों से हमको रिमाइंड करवाता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ एक तरह से हमको एक गुड सिटीजन और देश में कैसे अपने डेवलपमेंट या होलिस्टिकली देश का डेवलपमेंट हो सकता है उसके बारे में रिमाइंड करता है। और दूसरा एक तरह से वार्निंग भी देता है कि इफ़ यू आर डूइंग, वार्निंग किसको, एंटी नेशनल एक्टिविटी करने वाले को, देश के झंडे को आग लगा देना, देश की नेशनल प्रॉपर्टी को आग लगा देना। आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में बहुत सारे नॉर्थ फ्लैग को आग लगा दे रहे हैं। ये तो हमारी राष्ट्रीय धरोहर नेशनल फ्लैग, 140 करोड़ जनसंख्या की पहचान है हमारा नेशनल फ्लैग। तो ये, और एक तरह से नागरिकों को कमिटमेंट और एक डिसिप्लिन देता है कि आप भाई, आपका भी एक दायित्व है, फंडामेंटल ड्यूटी है कि एक गुड सिटीजन बने। कहीं भी गवर्नमेंट कोई स्कीम्स पॉलिसीज लाती है तो जब तक जनता उसमें भागीदारी नहीं करती है तब तक वो मूवमेंट, वो पॉलिसीज सफल नहीं होती है। जैसे हमने देखा है कि स्वच्छ भारत अभियान, ये बहुत सफल हुआ। क्यों? क्योंकि पीपुल ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो इस तरह से जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज और प्रोग्राम्स होती हैं, तो अगर आदमी फंडामेंटली अवेयर है अपनी ड्यूटीज़ के भी प्रति, तो देश की पॉलिसीज प्रोग्राम पैरालिसिस में नहीं जाती है, देश आगे बढ़ता है। तो ये तो फंडामेंटल ड्यूटी का इंपॉर्टेंस है। एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि क्या अभी समाज में फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है इन जस्टिसेबल है? तो अभी कोई पनिशमेंट नहीं है अगर आप फॉलो नहीं करते हैं फंडामेंटल ड्यूटी को, नो पनिशमेंट इज देयर। लेकिन पार्लियामेंट फ्री है, कभी भी आपको कानून बना सकती है और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पनिशबल ऑफेंस भी बना सकती है। सो आज यहीं पे क्लास समाप्त करते हैं। जो भी आपका फीडबैक है आप कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिए। आज की क्लास यहीं समाप्त होती। थैंक यू।